डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं सेट नंबर 2 मॉडल पेपर आपका अर्थशास्त्र का। इसका सॉल्यूशन इससे पहले हमने अर्थशास्त्र का सेट नंबर 1 सॉल्व करा दिया था। तो आप उसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप देख सकते हैं। सारे विषय आपके अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप सब कुछ पढ़ते हैं ढंग से, मासिक जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र के जो MCQ हैं वो पढ़ते हैं, साथ में ये मॉडल पेपर पढ़ते हैं, तो आपके अच्छी तैयारी हो जाएगी, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो अल्फ्रेड मार्शल का है। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो ये संसाधनों की दुर्लभता की वजह से होती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है? तो भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं। ये एक आंकड़ा जो है सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, शब्द स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो स्टेटस से हुई है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, डैश सभी समस्याओं की जड़ है? तो क्या अभाव सभी समस्याओं की जड़ है? कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 6 नंबर, निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है। तो चर कौन सी चीज़ होती है? वो चर होती है जो हमेशा बदलती रहती है। तो राष्ट्र आय जो है इस संदर्भ में सही है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है आपके? तो कम खर्च होता है, इससे कम समय लगता है और आपका कम प्रगणन की आवश्यकता होती है। तो इसमें से सभी आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर है, इनमें से किस संस्था के द्वारा सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श और संरक्षण संगठन के द्वारा। ठीक है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? तो आपकी साक्षरता भी देखी जाती है, आपके घर पे भी आए होंगे कभी कभी, जन्म मृत्यु दर भी देखी जाती है और जनसंख्या का आकार और रचना भी देखी जाती है। ठीक है। तो ये सारे आपके ऑप्शन सही हैं, इसमें सभी आ जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, इनमें से किस विधि में उदारता को प्रभावित किया जाता है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेलीफोन सर्वेक्षण में। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11, वर्ग सीमा 60-80 का मध्य बिंदु क्या होगा? तो दोनों को जोड़ दो और क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो 8 और 6 14, यानी कि 140 हो गया, बटे में 2 हो गया, 2 7 14, 70 बार में आ गया। ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं कालानुक्रम। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो चर हैं आपके 2 तरह के, एक चर और एक अचर। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं आवर्ती। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर है, विविध चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण खालिस्तान कहलाता है? तो वो बारंबारता सारणी कहलाता है। ध्यान रखना है, बीच में से पैसे आपके पैराग्राफ के बीच में से क्वेश्चन उठाया गया है। 16 नंबर है, अंकगणितीय रेखाचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं काल श्रेणी आलेख भी। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है? तो वो आयत चित्र से होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बारंबारता सारणी आपने देखी है, तो हम उसमें ना आयत चित्र ही तो बनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होती है? तो एक अच्छी सारणी में ये सारी खूबियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर है, आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो होगी आरेखी विधि। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी पैराग्राफ के बीच में से उठाया गया है। इसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत खालिस्तान आता है? तो बारंबारता बहुभुज आता है। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है, मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? तो मलमल जो है सूती वस्त्र का एक किस्म है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर है, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हैं आपके दादा भाई नौरोजी। 23 नंबर है, निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है? तो निर्यात अतिरेक का मतलब होता है आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना, यानी सरप्लस का मिलना। इसके बाद में 24 नंबर जो क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी?
तो जो औपनिवेशिक था तो 16% से अधिक थी। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो बम्बई और पुणे के बीच में चली थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है जो होता है निजी लाभ। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, 1950 ईस्वी से 1991 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी? तो वो थी 8% वार्षिक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है, तो कौन सी वस्तु का? जो बाजार में जिनकी मांग होती है और जिनके उत्पादन से लाभ होता है और विदेशों में जिनकी मांग हो। तो ये सभी के सभी सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पूछा गया है आपसे भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी? तो ये रूस से ली गई थी। 30 नंबर है आपका परिप्रेक्ष्यात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्ति करना जो है वो कितने समय के लिए होता है? तो ये वाला भी आपके बीच में से उठाया गया है। ये वर्ड जो है ना, इसको मेरे को ढूंढने में बहुत टाइम लगा, 20 वर्षों में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में 31 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है? तो उद्योग, कृषि, पर्यटन सभी को करा जाता है। तो इसमें से सभी आ जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल माना जाता है, तो कौन सा वो टाइम है? तो वो टाइम है, ये भी आपका बीच में से उठाया गया पैराग्राफ में से, 1970 से के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी ऋण क्या है? तो विदेशी ऋण विदेशी संस्थाओं द्वारा सरकार के द्वारा लिया गया ऋण है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका 36 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को आईएमएफ ने कितनी राशि ऋण के रूप में दी थी? तो वो थी $7 बिलियन। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति सन 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया? तो 8। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 38 नंबर है, HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है? तो ये एक आईटी कंपनी है, HCL। ठीक है, आईटी आपने देखा होगा हर जगह पे HCL ऐसे लिखा होता है मॉनिटर के ऊपर भी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 39 नंबर, कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको बोल देते हैं बाह्य प्रापण। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाह्य प्रापण। इसके बाद में 40 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया, भारत में एलपीजी नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक है, तो वो कौन सा क्षेत्रक है? वो आपको बताना है जो कि नहीं लाभान्वित होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मेरे को इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में ये क्या समझाना चाहता है या क्या पूछना चाहता है। अगर आपको इसका आंसर हो तो बता सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर मेरे ओपिनियन माने तो इसमें विथ आना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बाकी आप ज़रूर बताएं कमेंट में कि 40 नंबर का आंसर क्या होगा, और ज़रूर लिखें दूरदर्शन होगा या सूचना प्रौद्योगिकी होगा या आधार संरचना होगा या वित्त होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। ये आपका 11th क्लास की जो प्ले लिस्ट है उसमें ज़रूर विजिट करें, मंथली असाइनमेंट को ज़रूर पढ़ें, और जितने भी मैंने आपको पेपर सॉल्व कराए हैं उनको पढ़ें। सारे सेट्स आपके सॉल्व करा दिए गए हैं जिनको आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प हुई होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और शेयर करना नहीं भूलें और कम से कम सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं आपके आने वाली वीडियो की वो मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।